मैं प्रणव कुमार सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 कॉमर्स में बही खाता एवं लेखा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका साझेदारी पहला चैप्टर आता है, साझेदारी सामान्य परिचय। बच्चों, इस कोरोना महामारी के कारण इस बार कुछ मैटर काट दिए गए हैं, जैसे 30% आपका, तो इसमें साझेदारी खाते रखा गया है। तो साझेदारी खाते में 4 चैप्टर होते थे, जिसमें अंतिम चैप्टर हटा दिया गया है। इसमें केवल पहला चैप्टर आता है साझेदारी खाते सामान्य परिचय, दूसरा आता है साझेदारी खाते में नया साझेदार का प्रयोग, और तीसरा आता है साझेदारी खाते में अवकाश ग्रहण मृत्यु को इसमें से हटा दिया गया। अब हम देखेंगे कि साझेदारी खाते सामान्य परिचय में साझेदारी सबसे पहले होता है साझेदारी। साझेदारी है क्या? साझेदारी व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर के किसी व्यवसाय को करते हैं और उसके लाभ या हानि को आपस में बांट लेते हैं। देखा जाए तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का निर्णय किए हैं जिसे वे सभी चलाते हों या उनमें से किसी एक के द्वारा वह व्यवसाय चलाया जा रहा है। इसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और व्यक्तिगत रूप से साझेदार के नाम से जाने जाते हैं। साझेदारी फर्म का नाम होना अनिवार्य होता है। तो ये साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं। अमूमन देखा जाए तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 साझेदारी संख्या निर्धारित कर दी गई है। बैंकिंग व्यवसाय में यह साझेदारी की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। तो ये देखा जाए तो साझेदारी के लक्षण क्या है? तो साझेदारी के पहला लक्षण है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कोई अकेला व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता। दूसरा होता है कि उसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 20 बैंकिंग व्यवसाय में और सामान्य व्यवसाय में अधिकतम 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई। यह संख्या पहले 100 निर्धारित की गई थी, लेकिन 2015 के बाद इस संख्या को घटा करके 50 कर दिया गया है। दूसरा इसका लक्षण आता है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। साझेदारी का संबंध अनुबंध या ठहराव द्वारा निर्धारित होता है। बिना अनुबंध के कोई भी साझेदारी व्यवसाय स्थापित नहीं हो सकती है। अर्थात कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच आपसी ठहराव होना चाहिए, आपसी अनुबंध होना चाहिए किसी व्यवसाय को करने का। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। तीसरा लक्षण होता है इसका वैध व्यवसाय का होना। साझेदारी का एक प्रमुख लक्षण है इसमें वैध व्यवसाय होना चाहिए। इसका व्यवसाय वैध होना चाहिए। अवैध रूप से किया गया कोई भी कार्य साझेदारी व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात इसका व्यवसाय वैध रूप से होना चाहिए, कानूनन प्रमाणित होना चाहिए। चोरी, डकैती, हिंसा के रूप में कोई ऐसा व्यवसाय स्थापित किया गया है तो वह साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। चौथा इसका उद्देश्य लक्षण होता है उद्देश्य इसका लाभ कमाना और परस्पर बांटना होना चाहिए। साझेदारी का ये लक्षण प्रमुख रूप से ये बताता है कि जो भी साझेदारी व्यवसाय किया गया है उसका उद्देश्य उसमें लाभ कमाना होना चाहिए। साझेदारों के बीच आपसी मेहनत करके, आपसे परिश्रम करके लाभ कमाना और उस लाभ को आपस में परस्पर निर्धारित नियमानुसार बांटना होता है। पांचवा इसका है स्वामी और एजेंट का संबंध हो। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदारों के आपस में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना वो अकेला होगा। इसलिए सभी साझेदार एक रूप से देखा जाए तो आपस में सभी उसके जिम्मेदार होंगे। तो स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। इसमें एक साझेदार कोई कार्य करता है तो दूसरा या उसमें सभी उस तरीके से सम्मिलित होंगे।
पांचवा होता है इसका, छठा है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यदि व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में कोई भी हानि हो रही है तो उसे प्रत्येक साझेदारों द्वारा मिलकर के वहन करना पड़ेगा। साझेदारों में ये आपसी एकता होती है। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं, सीमित नहीं होते। अगला लक्षण होता है साझेदारी हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। इसका अर्थ होता है कि साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार अपना हित किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। कोई भी एक साझेदार अपना हित, जो भी उसे लाभ वगैरह मिल रहा है, बिना सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित दूसरे किसी व्यक्ति को, जो उसमें साझेदार नहीं है, उन्हें हस्तांतरित नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे सभी साझेदारों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। अगला इसका लक्षण है फर्म का निश्चित नाम होना। प्रत्येक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी फर्म का निश्चित नाम होना अनिवार्य है। कोई भी साझेदारी व्यवसाय बिना नाम के स्थापित नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक साझेदारी फर्म का नाम निश्चित होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके बाद आता है अगला लक्षण, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। साझेदारी व्यवसाय का ये बहुत प्रमुख लक्षण माना जाता है कि इसमें केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकते हैं, कोई संस्था या कंपनी साझेदारी व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकती है। अगर कंपनी स्वयं में अपना साझेदारी व्यवसाय कर रहा है तो वो अलग होगा, लेकिन एक साझेदारी व्यवसाय के तहत अगर उसमें व्यक्ति सम्मिलित हैं तो एक व्यक्ति ही अगला साझेदार होगा, कोई कंपनी या संस्था उसमें शामिल नहीं मानी जाएगी। अगला इसका लक्षण है कि इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। साझेदारी व्यवसाय का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, वो साझेदारी फर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है और साझेदारी फर्म तक ही निश्चित होता है। उससे अलग साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के अलग से कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। तो ये साझेदारी व्यवसाय का लक्षण है। इसके बाद आता है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारों के बीच अनुबंध होना अनिवार्य है, ये निश्चित है। साझेदारों के बीच साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध का होना अनिवार्य है, यानी ठहराव होना चाहिए उनके बीच में, और उसमें कुछ नियम और शर्तें बनी होनी चाहिए। यह साझेदारी अनुबंध मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में मौखिक अनुबंध बाद में काम नहीं देता। इसलिए यदि यह अनुबंध लिखित में कर दिया जाए तो ये आगे चलकर किसी विवाद की स्थिति में ये काम करता है। इसलिए जब साझेदारी अनुबंध लिखित रूप में कर दिया जाए, यानी उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं वो लिखित रूप में हो जाए, तो उसी को ही साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं ये आप देखें। साझेदारी संलेख में सबसे पहला आता है साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बात। इसमें पहला आता है कि फर्म का नाम व पता। फर्म का नाम व पता किसी भी साझेदारी संलेख में सबसे पहले साझेदारी फर्म का नाम और पता अवश्य होना चाहिए। ये नियम कहता है कि किसी भी साझेदारी फर्म में उसका नाम होना चाहिए। बिना नाम के कोई साझेदारी फर्म स्थापित नहीं हो सकती है। दूसरा उस साझेदारी संलेख में जो लिखा जाता है, साझेदारों के नाम
एवं पते। यानी साझेदारी संलेख में दूसरा आता है कि साझेदारों के नाम और पते अवश्य होना चाहिए। बिना किसी साझेदार के नाम और पते के उसे साझेदारी व्यवसाय में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जब साझेदारी संलेख बनाया जा रहा है तो उसमें प्रत्येक साझेदार का नाम और उसका व्यक्तिगत पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। तीसरा आता है साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति। साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति ये दिखाया जाता है कि साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति क्या है, मतलब साझेदारी व्यवसाय कौन सा है, कैसा व्यवसाय किया जा रहा है। एक साझेदारी फर्म जब स्थापित की गई है तो उसकी प्रकृति क्या है, उसमें कौन से व्यवसाय किए जा रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, ये दिखाया जाता है। चौथा आता है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार साझेदारी व्यवसाय में अपने व्यक्तिगत रूप से कितनी पूंजी दिए हैं, उनका व्यक्तिगत पूंजी का विवरण दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था। यदि साझेदारों की पूंजी लगी है तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये पहले ही साझेदारी संलेख में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई किसी विवाद की स्थिति में पूंजी पर ब्याज की कोई घटना ना उत्पन्न हो। इसलिए पहले ही संलेख में लिख दिया जाता है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और पूंजी पर ब्याज जो दिया जाएगा तो उसको परसेंट कितना होगा वो भी निर्धारित हो जाना चाहिए। छठा है कि साझेदारों का आहरण। साझेदार द्वारा आहरण। साझेदारी संलेख में यह अवश्य लिख दिया जाता है कि प्रत्येक साझेदारों के द्वारा उनके अधिकार स्वरूप वो आहरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि आहरण कर सकते हैं तो कितनी सीमा तक कर सकते हैं, ये संलेख में अवश्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद सातवां आता है कि साझेदारों द्वारा जो आहरण किया गया है तो आहरण पर ब्याज की व्यवस्था होगी या नहीं। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा लिए गए आहरण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ये निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है लाभ विभाजन अनुपात। लाभ विभाजन अनुपात साझेदारी संलेख में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, लाभ विभाजन अनुपात, कि कोई भी साझेदारी व्यवसाय में जितने भी साझेदार सम्मिलित हुए हैं तो उन साझेदारों के बीच आपस में लाभ का विभाजन, यानी लाभ या हानि का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, पूंजी के अनुपात में किया जाएगा या लाभ हानि के अनुपात में किया जाएगा, वो किस तरीके से, किस साझेदार को कितना मिलेगा, अगले साझेदार को कितना मिलेगा, तो लाभ हानि का विभाजन अवश्य ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद ये लाभ हानि विभाजन अनुपात उनके प्रारंभिक पूंजी पर होगा या अंतिम पूंजी पर होगा या व्यवसाय में जो लाभ या हानि हो रहा है उसके आधार पर होगा, वो निर्धारित हो जाता है, वो अनुपात निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद नौवां आता है आपका साझेदारी संलेख में नौवां आता है इसका वेतन। साझेदारी संलेख में साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उनके कार्य के अनुसार, तो वो भी साझेदारी संलेख में निर्धारित
कर दिया जाना चाहिए कि किस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा, या कोई एक साझेदार कार्य कर रहा है तो उसे कितना वेतन महीने में या वार्षिक रूप में दिया जाएगा, इसका निर्धारण अवश्य ही कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दसवां आता है ख्याति। ये ख्याति का वर्णन साझेदारी संलेख में इसलिए किया गया है कि किसी भी नए साझेदार के प्रवेश पर उससे ख्याति के रूप में प्रीमियम वसूला जाएगा या नहीं वसूला जाएगा, वह किस अनुपात में वसूला जाएगा, उसके प्रवेश के अनुपात में या अन्य पूंजी के अनुपात में, तो किस तरीके से, तो ख्याति का निर्धारण अवश्य ही साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। ये आमतौर पर नए साझेदार के प्रवेश के समय निर्धारित किया जाता है। इसके बाद 11वां आता है हमारा फर्म के हिसाब किताब। फर्म के हिसाब किताब की विधि। साझेदारी संलेख में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फर्म के हिसाब किताब की विधि कैसी होगी। साझेदारी फर्म का जो हिसाब किताब या जो भी लेखा होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, प्रत्येक साझेदारों के संरक्षण में होगा या किसी एक साझेदार द्वारा उसका संरक्षण, उसका लेखा जोखा किया जाएगा। तो इस तरीके से हिसाब किताब की विधि निर्धारित कर दी जाती है। इसके बाद आता है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, साझेदारी फर्म का लेखा परीक्षण किया जाएगा, कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। लेखा परीक्षण वार्षिक होगा या मासिक होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या कोई अंकेक्षक बुलाया जाएगा, तो उसका लेखा परीक्षण करवाने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि ये इसलिए आया है कि कोई भी साझेदार फर्म में कितने समय तक रहेगा या साझेदारी फर्म में साझेदारी की कितनी अवधि होगी, कितने साल तक के लिए साझेदारी की गई है, ये भी निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, बैंक में खाते। बैंक में खाते, साझेदारी फर्म का जो भी लेन देन हुआ है, जो भी सौदा हुआ है, जो भी लाभ हानि हुआ है, उसमें जो भी पूंजी लगी है, तो उसके लिए जो बैंक में खाता खोला जाएगा वह खाता किसी एक साझेदार के नाम पर होगा या संयुक्त रूप में सभी साझेदारों के नाम पर होंगे, यह निर्धारण साझेदारी संलेख में कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, नए साझेदार। नए साझेदार के प्रवेश करने के नियम। नए साझेदार के प्रवेश करने के नियम क्या होंगे? कोई नया साझेदार फर्म में यदि प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम बनाया गया है? कोई अवैध साझेदार फर्म में सम्मिलित हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई वयस्क साझेदार फर्म में सम्मिलित हो सकता है या नहीं हो सकता है? फर्म चल रहा है और उस दशा में किसी नए साझेदार को प्रवेश किस तरीके से कराया जाएगा, उसका लिखित विवरण प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए, वो साझेदारी संलेख में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। और लास्ट में आता है गार्नर बनाम मर्रे। गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय का प्रयोग। गार्नर, मर्रे और विल्किंस ये आया है, ये तीन साझेदार थे, इनके बीच आपस में विवाद होता है और उस दशा में ये इंग्लैंड की साझेदारी थी और उसमें न्यायाधीश जॉयस ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय का प्रयोग इस साझेदारी फर्म में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसका वर्णन साझेदारी संलेख में कर दिया जाना चाहिए। तो ये गार्नर, मर्रे और विल्किंस का जो विवरण है
वो उसका प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये इस साझेदारी संलेख में करना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से ये बड़ा है पॉइंट, इसको बाद में आप समझिएगा। तो गाना मतलब का निर्णय का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। तो इस तरीके से साझेदारी संलेख में जो बातें लिखी जाती हैं वो इस तरीके से है। किसी साझेदारी संलेख के अभाव में क्या नियम लागू होते हैं, वह नियम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।